Hello everyone. So today it is 20th February in 2024. We are going to solve some PYQs of alternating current chapter of class 12th physics. Start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. A 40 microfarad capacitor is connected to a 200 volt 50 hertz AC सप्लाई. एक 40 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर जो है वो 200 वोल्ट के 50 हर्ट्ज के एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई के साथ कनेक्शन में है, कनेक्टेड है. जो आरएमएस वैल्यू होगी करंट की इन द सर्किट इज, आरएमएस वैल्यू बतानी है करंट की सर्किट में कितनी होगी. सोल्व करते हैं क्वेश्चन को स्पेस बनाकर. गिवन कैपेसिटेंस हमारे पास 40 माइक्रोफेरेडे है, यानी कि माइक्रोफेरेडे में आपको मोस्टली इस चैप्टर के क्वेश्चन माइक्रोफेरेडे में दिए गए होंगे, लेकिन आपको फेरेडे में कन्वर्ट करने हैं हर बार, और उसके लिए आप 10⁻⁻⁶ के साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे. फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 50 हर्ट्ज की दे रखी है. फॉर्मूला ध्यान रखेंगे. अब आप जिस मतलब कि देखो क्वेश्चन के अनुसार फॉर्मूले हमारे पास वेरी करेंगे, और आप ध्यान से देखोगे कि इस क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मूला यूज किया है. ठीक है, ऐसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और याद आप रख पाओगे. तो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ. ये फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी का, ये तो आपको पता ही होगा. इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 100 पाई. सो ERMS की वैल्यू कितनी है हमारे पास? वो है 200 वोल्ट. और ERMS क्या होता है? ERMS कह रही सॉरी, RMS क्या होता है? ये होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या इसका दूसरा नाम इफेक्टिव वैल्यू या फिर वर्चुअल वैल्यू भी इसको हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये RMS वैल्यू करंट की EMF की दोनों की हो सकती है. तो ये हमारे पास कितनी है? 200 वोल्ट. तो करंट की IRMS वैल्यू यानी करंट की इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ERMS अपॉन XC, यानी कि कैपेसिटेंस के लिए हम XC का यहाँ पे यूज करते हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ERMS अपॉन XC इज इक्वल टू 1/C ओमेगा. ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का. अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्व करके करा के अभी इसी के साथ साथ मैं आपको 2 से 3 बातें यहाँ पे रजिस्टिव, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस से रिलेटेड बता दूंगी कि ये फॉर्मूले वगैरह कैसे होते हैं. ये याद रखना है, फिर भी आपको याद रखना है समझने के बाद भी. 1/sin ओमेगा. सारी वैल्यूज आपके पास हैं. इसका आंसर आ जाएगा 2.5 एम्पियर. करेक्ट आंसर आएगा. ठीक है, इसका ऑप्शन में हमारे पास दे रखा होगा 2.5 एम्पियर. अब मैं यहाँ पे जब क्वेश्चन में हमारे पास इससे रिलेटेड बातें पूछी जा रही हैं, तो मैं आपको कुछ 1-2 फॉर्मूला जो है इससे रेलिवेंट बता देती हूँ, इससे रिलेटेड जो भी है. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट की. देखो ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर यहाँ पे करंट आई है, ये आई, और ये क्या है? VR यानी रेजिस्टेंस वेलोसिटी, इसका वोल्ट मीटर का VR. और ये करंट, इधर से करंट ऐसे सप्लाई हो रहा है. तो V इज इक्वल टू V यानी पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस. ये करंट या पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी. ये हमारे पास है V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी. सो नो फेज डिफरेंस इन, कोई भी फेज डिफरेंस इसमें नहीं होता है. हमेशा आप याद रखोगे करंट और पोटेंशियल के बीच में प्योर रेजिस्टिव सर्किट के कंटेक्स्ट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता. तो इसमें आप फॉर्मूले देखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी. करंट का फॉर्मूला होता है V अपॉन R, यानी कि V हमारे पास है V नोट साइन ओमेगा टी अपॉन R, यानी I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? I नोट साइन ओमेगा टी. तो ये करंट का इसमें फॉर्मूला ये आ गया पोटेंशियल का. अब यहाँ पे I नोट इज इक्वल टू V नोट अपॉन R ये फॉर्मूला होता है. तो इसमें कोई भी कोई भी हमारे पास जो है फेज डिफरेंस नहीं होता, यानी कि फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आएगा. अब इसका मैं आपको फेजर डायग्राम भी बना के दिखा देती हूँ, और एक बार वेव डायग्राम भी, और सिमिलरली हम इंडक्टेंस का भी ऐसे ही करेंगे, और एक बार कैपेसिटेंस का केस भी देख लेंगे. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी. फेजर डायग्राम, इस साइड हमारा क्या है? वेव डायग्राम होगा. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? देखो ऐसे जो है इन एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा ये इसकी मूवमेंट होती है. तो यानी कि ओमेगा टी हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज. सो करंट जो है इस डायरेक्शन में होगा ऐसे I नोट.
ठीक है। ये यहाँ पे वी नोट हो गया, पोटेंशियल, करंट और पोटेंशियल। तो आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी होता है, वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी होता है। तो दोनों कोई भी फेज डिफरेंस इनमें नहीं है। फेज डिफरेंस नहीं होने का मतलब क्या है, करंट और पोटेंशियल दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ये तो गया फेजर डिफरेंस। वेव डायग्राम इसका कैसे होगा, ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है ये करंट के लिए है, और वी ये जो ब्लू वाला है ये पोटेंशियल के लिए है। ठीक है, ये टाइम टी अपॉन टू पे, ये टाइम टी पे, और यहाँ पे ये 3/2 पे, और यहाँ पे अरे एक साथ आएगा ये, सॉरी मैंने अलग अलग पता नहीं क्यों कर दिया यहाँ पे, ये आएगा 2t पे। यानी कि सेम बिल्कुल अपना फेजर, उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, अपना एक एक्यूरेसी के साथ ये दोनों सब मूव कर रहे हैं। कौन कौन, करंट और पोटेंशियल। किसके केस में, प्योर रजिस्टिव केस में। ठीक है, रजिस्टेंस के केस में। अब बात करेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में क्या कुछ होता है। और ये जो मैं आपको अभी बता रही हूँ ना, इसी के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल जाते हैं। आप थोड़े मोल्ड होके तो क्वेश्चन आएंगे ही। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ये कुछ ऐसा होता है क्या, इंडक्टिव। ठीक है, इंडक्टर, ये आई करंट हो गया, ये करंट यहाँ पे फ्लो करता है इससे, वी इज इक्वल टू पोटेंशियल वी नॉट साइन ओमेगा टी सेम। तो यहाँ पे देखो बस आपको याद रखना क्या है, ये अब देखो इंडक्टेंस यानी कि वी एल, और ये हमारे पास है करंट 90 डिग्री। यानी कि करंट जो है लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, वोल्टेज से पीछे रहेगा। यानी वी यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास, करंट जो है वोल्टेज के पीछे होगा बाय पाई अपॉन टू, यानी कि 90 डिग्री से पीछे रहेगा। करंट जो है वोल्टेज के पीछे रहेगा इस केस में, ये याद रखोगे आप। देखो रेजिस्टेंस के केस में सेम था दोनों, प्योरली इंडक्टिव के केस में जो है ये पीछे, आई करंट जो है लैग्स बिहाइंड बाय 90 डिग्री यानी पाई अपॉन टू। और जो नेक्स्ट अब हम कैपेसिटेंस का पढ़ेंगे उसमें करंट लीड करेगा वोल्टेज को। तीनों में यही मेजर डिफरेंस है इनका। अब देखो वोल्टेज का क्या, हमारे पास यहाँ पे जो है फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। करंट का आई इज इक्वल टू आई नोट साइन, ऑब्वियसली लैग्स बिहाइंड, तो ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन टू, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो अब क्या होगा करंट का, इसमें चेंजेस आएंगे। आई नोट इज इक्वल टू वी नोट अपॉन एक्स एल। एक्स एल क्या होता है, अब जो मैंने क्वेश्चन में यूज किया था हमने, ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है। ऐसा यूनिट इसकी ओम में होती है। यानी कि एक्स एल जो है वो इज इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा का फॉर्मूला 2πf इंटू एल, ये हमारे पास होगा। तो ऐसे ये चीज चलती है। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करूं, यानी कि एक्सएल की अगर बात करी जाए, इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला ओमेगा एल इज इक्वल टू 2πf एल, ये मैंने अभी बता दिया था। आई नोट इज इक्वल टू वी नोट अपॉन एल, ये भी बात कर चुके हैं। आई आर एम एस के कंटेक्स्ट में बात करी जाए तो वी आर एम एस अपॉन एक्सएल, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब बात करेंगे प्योरली कैपेसिटेंस के केस में। फिर देखो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन से ही बनेगी हमारी। ये कैपेसिटेंस हो गया यहाँ पे, ये जो है ऐसे बनेगा, यानी कि लीड करेगा इसको ये करंट, ये v इज इक्वल टू वी नोट, यानी वोल्टेज का वी नोट साइन ओमेगा टी, ये चेंज नहीं होता। हाँ, ये चीज याद रखोगे क्या, अब जो मैंने बताई थी, आई लीड्स v बाय पाई अपॉन टू। ठीक है, v इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास क्या, वोल्टेज का v इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, और करंट का i इज इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी प्लस क्या आएगा, पाई अपॉन टू। प्लस आएगा क्योंकि लीड कर रहा है 90 डिग्री से। यानी कि सिमिलरली आई नोट इज इक्वल टू वी नोट अपॉन एक्सी, और एक्सी क्या है, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। जैसे पीछे एक्सएल जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस था, इसमें ये एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ऐसा यूनिट इसकी भी ओम में है। यानी कि x इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी कि इज इक्वल टू 1 अपॉन 2πfc, ये हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा फॉर्मूले का। ठीक है, दैट्स इट। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी हमारी बातें थी मैंने आपको बता दिया है। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
और पावर का फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता देती हूँ, उसका भी आगे यूज मिलेगा। जैसे एवरेज पावर वगैरह निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कोस फाइव। कोस फाइव जो होता है इसको बोलते हैं हम पावर फैक्टर। क्या बोला जाता है इसको? पावर फैक्टर बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है कोस फाइव इज इक्वल टू R अपॉन जेड, यानी रेजिस्टेंस अपॉन जेड। जेड क्या होता है? नेट इम्पीडेंस होता है। क्या होता है? जेड नेट इम्पीडेंस। जब आपको सीरीज जो है LSR सीरीज सर्किट वाले जब हम बात करते हैं तो उस कंटेस्ट में जेड आपको सिंपल पूछा जाएगा कि नेट इम्पीडेंस निकालना है, यानी जेड से उसको डिनोट करते हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखोगे, जेड इज इक्वल टू रूट R स्क्वेयर प्लस एक्स सी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है। यानी कि आगे फर्दर निकाला तो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है नेट इम्पीडेंस का, यानी Z इज इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ये आपको याद रखना है। पावर का ही बता दिया मैंने यहाँ पे फॉर्मूला। अब बात करेंगे हम अपने सेकंड क्वेश्चन की। एक स्मॉल सिग्नल वोल्टेज यानी VT इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस एन एक आइडियल कैपेसिटर C के अक्रॉस जो है एक स्मॉल सिग्नल वोल्टेज को अप्लाई किया गया, तो उसके बाद क्या उसमें कुछ होगा? करंट आई लैग्स वोल्टेज, कैपेसिटेंस की बात हो रही है, लैग आएगा, बिल्कुल गलत। और अफूज है कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। आई इन द फेज नहीं, लीड्स वोल्टेज गलत, 180 नहीं 90 होता है, तो यानी तीनों ही गलत हो गए। तो एक फुल साइकिल के दौरान जो कैपेसिटेंस सी है वो कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, वोल्टेज सोर्स है, तो बी ऑप्शन इसका। अगर आपको ये भी पता होता ना कि ये तीनों गलत आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लैग नहीं आएगा, यहाँ पे लीड होता है, यहाँ पे 180 90 होता है, यहाँ पे सिंपल फेज भी नहीं होता, तो रेजिस्टेंस का होता है, तो आप शायद समझ जाते कि बेशक बी का मतलब ना समझ आ रहा हो कि क्या बात है, लेकिन बी ऑप्शन करेक्ट है, ऐसे हम समझ जाते। देखो हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला, मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है। पावर इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS कोस फाइव। ये होता है हमारे पास कोस फाइव की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। जब कोस यहाँ पे हमारे पास कोस फाइव की वैल्यू जीरो होगी तो उस केस में फाइव यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा, तो पावर कंज्यूम कितनी होगी? जीरो। एक कंप्लीट साइकिल में कितनी होगी? अल्टीमेटली जीरो, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो करंट आई है इन द इंडक्टेंस, इंडक्टेंस में वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ अकॉर्डिंग टू द प्लॉट। जो प्लॉट हमें यहाँ पे दिखा रखा टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। विच वन द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेरिएशन ऑफ वोल्टेज। करेक्ट वेरिएशन बतानी है वोल्टेज की टाइम के साथ कोयल में कितनी होगी, कैसे क्या, ठीक है, वो बताना है। तो देखो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट है। कैसे? फॉर्मूला हमारे पास होता है V इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ पे जो है टाइम T2 के लिए अगर बात करी जाए, ये देखो हमारे पास क्या है, डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या पॉजिटिव है, ऊपर की साइड जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये इसकी क्या होगी, यहाँ तक बात हो रही है ना जब, यानी कि इतना चेंज आया है, मतलब इंक्रीजमेंट आया है, तो ये क्या हो गया हमारे पास ऊपर पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये पॉजिटिव होगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर उसके लिए नेक्स्ट टी अपॉन आगे टाइम के लिए बात करी जाए, टी अपॉन टू हाफ टाइम के लिए बात करी जाए, तो इसमें नीचे की साइड यानी रिटार्डेशन आपको देखने को मिल रहा होगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव में, यानी कि नीचे की साइड होगी। तो ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की गिवन सर्किट में दे रखी है, इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट साइन इंटू 100 पाई टी एम्पियर, और EMF की कितना दे रखा है 1 अपॉन रूट 2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई अपॉन 3 वोल्ट, ये हमें दे रखा है। तो एवरेज पावर वोल्ट्स में कितनी सर्किट ने कंज्यूम करी होगी वो यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, तो स्पेस बना के इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे हम। देखो जो एवरेज पावर होती है इन द सर्किट वेयर, जहां पे कोस फाइव इज इक्वल टू पावर फैक्ट्री, कोस फाइव जो है वो पावर फैक्ट्री के इक्वल होता है। ठीक, कहाँ गया? यानी कि हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू पावर फैक्टर इज इक्वल टू VRMS इंटू पावर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, इंटू कोस फाइव। कोस फाइव क्या है? पावर फैक्टर है। फाइव की वैल्यू कितनी दे रखी है? पाई अपॉन 3, यानी कि ये फेज डिफरेंस हो गया। फेज डिफरेंस यानी पाई हमारे पास क्या होता है 180, पाई इज इक्वल टू 180 होता है, अपॉन में यहाँ पे 3 कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ गया। VRMS की वैल्यू की बात करी जाए तो उसके अनुसार क्या होगा 1 अपॉन रूट 2 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2 वोल्ट आ जाएगा।
IRMS की बात करी जाए तो सिमिलरली इसमें क्या होगा 1/√2 अपॉन 1/√2 इज इक्वल टू ये आ गया 1/2 एम्पियर, ये भी ऐसे ही आ गया। कोस फाई की बात करी जाए पावर फैक्टर की तो उसके लिए क्या होता है कोस पाई अपॉन 3, यानी कि ये भी हमारे पास क्या आएगा 1/2 आएगा, क्योंकि पाई के प्लेस पे 60 पुट करोगे तो क्या आ गया हमारे पास 1/3 आएगा, 1/2 आएगा, सॉरी हाँ 1/2 ही आएगा इसमें, इज इक्वल टू ये जो हमारे पास है ना। तो देखो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 क्या आ गया 2 to the 4 4 to z, यानी कि 1/8 वोट आ गया, वोट इसका करेक्ट आंसर आ गया 1/8 वोट। करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ वन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है एक एसी सर्किट में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी इज इक्वल टू कितनी है 200 साइन 100t वोल्ट्स है, इस कनेक्टेड टू एक कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है जिसकी कैपेसिटी कितनी है 1 माइक्रोफेरेडे की। जो आरएमएस वैल्यू करंट की सर्किट में वो कितनी होगी, क्या पूछा गया है, आरएमएस वैल्यू बतानी है करंट की सर्किट में कितनी है। ठीक है, स्पेस बना के सोल्व करेंगे। देखो जो आरएमएस वोल्टेज होती है इज इक्वल टू उसका 200√2 अपॉन कितनी √2 दे रखी है, यानी कि ये आ गया हमारे पास 200 वोल्ट। ठीक है, सो क्योंकि इससे ये कट गया तो 200 आ गया। आईआरएमएस की बात करी जाए, आईआरएमएस की आपको पता है वैल्यू क्या होती है VRMS अपॉन XC, हमने निकाला था फॉर्मूला कैपेसिटेंस के केस में, यानी कि 200/1/100 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर। ये आ गया हमारे पास इसका करेक्ट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, डी आएगा। नेक्स्ट जो आरएमएस वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस V की, जो कि हमें इस फिगर में दिखा रखी है, इस कितनी है। देखो VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ वोल्टेज का रूट, ये फॉर्मूला बड़ा है याद रखोगे, T/2 V0 का स्क्वायर प्लस 0/T, यानी कि इसको बेशक याद मत रखो, सीधा VRMS इज इक्वल टू याद रखो V0/√2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर की वोल्टेज का फॉर्मूला है V0/√2, सिंपल फॉर्मूला ही पूछा गया था, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V उसका फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया था आरएमएस की वैल्यू में। एक ऐसी सर्किट में जो EMF E है और जो करंट I है किसी भी इंस्टेंट पे आर गिवन रिस्पेक्टिवली बाय से दे रखे, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, एवरेज पावर सर्किट में ओवर 1 साइकिल ऑफ एसी, एवरेज पावर बताइए सर्किट में एक साइकिल के दौरान, अल्टरनेटिंग करंट की एक साइकिल के दौरान कितनी होगी। ठीक है, इसको यहीं पे सोल्व कर लेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल। एवरेज पावर सर्किट में ओवर 1 साइकिल ऑफ एसी इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला होता है, यानी पावर एवरेज पावर की बात हो रही है, क्या आएगा ERMS इंटू IRMS इंटू क्या आएगा कोस फाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो ERMS का फॉर्मूला क्या होता है E0/√2, IRMS का क्या होता है E0/√2 इंटू कोस फाई, तो I0/2 cos 5, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा I0/2, यहाँ पे हमारे पास आएगा इसका cos 5, यानी 7th का करेक्ट ऑप्शन दिस वन cos 5। यहाँ पे F दे रखा है, ये फाइन को लिखना मतलब लिखना तो आ ही गया होगा पर पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, C ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए एक एसी सर्किट में जिसकी वोल्टेज V है, करंट I है, पावर डेसिपेटेड इज, पावर डेसिपेटेड कितनी होगी ये बताना है। देखो पावर डेसिपेटेड का फॉर्मूला याद रखोगे ERMS इंटू IRMS। ठीक है, यानी कि ERMS इंटू IRMS इज और कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है इसका फुल फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो पावर डेसिपेटेड है वो डिपेंड करेगी फेज डिफरेंस के ऊपर, फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी थीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास आएगा डिपेंडेंट ऑन द फेज बिटवीन V एंड I। तो कितना थीटा की वैल्यू होगी, थीटा को ही बोलते हैं फेज डिफरेंस, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन डिपेंड करेगी, पावर डेसिपेशन उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे आगे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी सर्किट में जो आरएमएस वैल्यू है करंट की और जो आईआरएमएस वैल्यू यानी करंट की जो वैल्यू है आईआरएमएस वो रिलेटेड है किससे, पीक करंट से। तो I0 बाय द रिलेशन, I0 बाय द रिलेशन। ठीक है, उसका फॉर्मूला देखो, यहाँ पे भी फॉर्मूला पूछा गया। आरएमएस की वैल्यू क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है I0/√2, जैसे कि मैंने आपको VRMS का बताया था क्या V0/√2। तो क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर,
क्या आना चाहिए हमारे पास, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी, 1/√2i, यानी कि वही I0/√2, ये बात हो रही है। बस यहाँ पे 1 लगा दिया, तो 1 को आप I0 से मल्टीप्लाई करोगे तो I0 ही आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बात कह दी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, लगभग 4 से 5 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अभी हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। इस वजह से मैं कह रही थी कि फॉर्मूले आपको याद रखने मस्ट है यहाँ पे, ठीक है। एक रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन वाले रीजन में B इज इक्वल टू 10⁻⁻2 टेस्ला, ये दे रखा हमको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू, B इज इक्वल टू 10⁻⁻2 टेस्ला। एक सर्कुलर कोयल जिसका रेडियस 30 सेंटीमीटर और एक रेजिस्टेंस कितना π² ओम, रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट हुआ, जो कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के, एंड विच फॉर्म सा, जो कि एक कोयल का डायमीटर फॉर्म कर रहा है। अगर कोयल जो है रोटेट हो रहा है 200 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो एम्पलीट्यूड जो है अल्टरनेटिंग करंट का इंड्यूस इन द कोयल इज, कितना इंड्यूस हुआ होगा। सोल्व करेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। देखो I0 इज इक्वल टू E0/R, ये होता है E0 का फॉर्मूला क्या होता है, हम पीछे अपना उसमें इंडक्शन वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में करके आए हैं। NBA⍵/R, गिवन क्या क्या है, N की वैल्यू दे रखी है 1, B की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻2 टेस्ला, एरिया दे रखा है π0.3 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, रेडियस दे रखा है π², राइट। ये हमें सॉरी रेजिस्टेंस, ये हमें सारी वैल्यूज गिवन है अभी तक। और फ्रीक्वेंसी की बात करी जाए तो 200/60 ये हमें दे रखा है, एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2π, ये फॉर्मूला है 2πf, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला था, तो एफ के प्लेस पे हम पुट करेंगे 200/60, यानी कि ये आ जाएगा 2 3 जा 2 1 जा 0, यानी 10 3 जा, जो भी आएगा सब्सटीट्यूट करेंगे इन वैल्यूज को, और इनको इसको इसके अंदर पुट करके सोल्व करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 माइक्रो एम्पियर। बस ये क्वेश्चन था। अभी तक देखो कितने इजी क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्वेश्चन से काफी अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जाती है चैप्टर की। नेक्स्ट एक सीरीज एलसीआर सर्किट, जो है वो एक एसी वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट वाली वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। जब एल को अगर हम, यानी इंडक्टर को हम वहां से रिमूव कर दें उस सर्किट में से, जो फेज डिफरेंस होगा करंट और वोल्टेज के बीच का, वो कितना होगा π/3। इफ इंस्टेड अगर अब इस एल को ना हटाकर हम सी को उसमें से रिमूव कर दे सर्किट में से, तो उस दौरान जो फेज डिफरेंस होगा वो अगेन कितना होगा π/3 करंट और वोल्टेज के बीच में। तो पावर फैक्टर सर्किट का कितना होगा, ये यहाँ पे हमें बताना है। ये सिर्फ जो है सॉल्यूशन नहीं है, हमारा एक चैप्टर का टॉपिक ही है, जो अभी इस क्वेश्चन के जरिए क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसकी भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हमारी बन जाएगी। देखो व्हेन L इज रिमूव्ड, जब हम L को रिमूव कर देंगे तो फेज डिफरेंस, यानी कि tan phi इज इक्वल टू क्या आएगा, XC/R, यानी इज इक्वल टू टेंजेंट π/3 इज इक्वल टू XC/R, ये वैल्यू 1 हो गई। जब हम किसको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक मिनट, ये इक्वेशन 1 हो गई XC/R, अगर हम C को रिमूव कर दे, व्हेन C इज रिमूव्ड, फेज डिफरेंस यानी कि टेंजेंट फाई इज इक्वल टू XL/R इज इक्वल टू क्या आएगा, टेंजेंट π/3 इज इक्वल टू XL/R, ये सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन मतलब कि इक्वेशन 1 और 2 में से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि XL जो है XC के इक्वल है, हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, टेंजेंट π/3। सो सर्किट जो है रेजिस्टेंस में, जब L जो है इंडक्टर जो है कैपेसिटर के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि सर्किट रेजोनेंस में, यानी कि इस केस में जो इम्पीडेंस है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। तो पावर का जो फैक्टर होता है, इसका फॉर्मूला होता है cos फाई का, वो क्या होता है R/Z इज इक्वल टू 1। अभी जब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पावर का फॉर्मूला बताया, तो उस दौरान मैंने आपको ये चीज बताई थी, ठीक है। ये cos फाई इज इक्वल टू R/Z इज इक्वल टू 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, अभी देख लेंगे इसमें कौन सा मैच कर रहा है, 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज द बी, 1 ऑप्शन, जो 1 है इसका नंबर वो करेक्ट है हमारे पास। क्या बताया है मैंने, cos फाई इज इक्वल टू R/Z इज इक्वल टू 1, ये चीज बताई मैंने।
एक सर्किट जो कि कनेक्टेड है एक एसी सोर्स से 12 वोल्ट के एक करंट देता है 0.2 एम्पियर का। सेम सर्किट को जब हम एक डायरेक्ट करंट के सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं जो कि 12 वोल्ट का है, एक करंट दे रहा है 0.4 एम्पियर का, तो सर्किट कैसा होगा, सर्किट को क्या बोलेंगे। तो देखो I1 यानी करंट 1 इज इक्वल टू V अपॉन जेड। यहाँ पे हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू वोल्टेज कितनी है 12 अपॉन जेड के प्लेस पे क्या बताया था मैंने, इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। फॉर्मूला इंपीडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर के कंटेक्स्ट में, याद रखोगे। जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर दे रखा है। और दूसरे केस में अगर बात करी जाए, जो कैपेसिटर है वो प्रोवाइड करेगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करेगा, लेकिन करंट जो है वो सर्किट में प्रेजेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि जो रजिस्टर और इंडक्टर है वो सर्किट में प्रेजेंट होंगे। सिंस जो करंट है एसी सोर्स के साथ और डीसी सोर्स के साथ वो अलग अलग होगा, तो इंडक्टर जो है मस्ट बी प्रेजेंट विद, तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस के साथ प्रेजेंट होना मस्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, सीरीज एल आर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यानी एल आर हमारे पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंडक्टर 20 माइक्रो हेनरी का, कैपेसिटर कितना 100 माइक्रो फेरेडे का और एक रजिस्टर 50 ओम का कनेक्टेड है सीरीज में अक्रॉस है किसके सोर्स के अक्रॉस, ईएमएफ सोर्स ऑफ ईएमएफ V इज इक्वल टू 10 साइन 314t। पावर लॉस बताने सर्किट में कितना होगा, स्पेस बना के सोल्व करेंगे। देखो पावर डेसिपेटेड in an LCR series circuit connected to an AC source of EMF E कितना होगा। देखो P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला पता है, काफी बार बात कर चुके हैं, तो इसको जब हम इक्वेट करके सोल्व करेंगे तो आर एम एस आर अपॉन जेड स्क्वेयर, ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा, यानी कि ई स्क्वेयर आर एम एस इंटू रजिस्टेंस अपॉन इम्पिडेंस का फॉर्मूला आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है, का होल स्क्वेयर, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। जब सारी वैल्यूज को हम इसके अनुसार पुट करेंगे, यानी कि 10 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वेयर इंटू 50 अपॉन 50 का होल स्क्वेयर प्लस 314 इंटू 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 माइनस 1 अपॉन 314 माइनस सॉरी इंटू 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 का होल स्क्वेयर। तो सोल्व जब आप इसको करोगे तो पावर हमारे पास आ जाएगी 0.79 वोल्ट, ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो हम ऑप्शन में अभी देख लेंगे कौन सा हमारे पास करेक्ट आएगा। ऑप्शन ए जो है 0.79 वोल्ट पावर जो है हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिगर शोज अ सर्किट दैट कंटेन्स 3 आइडेंटिकल रजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस। फिगर शो करिए एक सर्किट जो कंटेन करता है 3 आइडेंटिकल रजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 9 ओम ईच, 2 आइडेंटिकल इंडक्टर्स जिनकी इंडक्टेंस यानी एल कितनी है 2 माइक्रो हेनरी, और एक आइडियल बैटरी जिसकी ईएमएफ कितनी है 18 वोल्ट की। करंट जो है इस बैटरी के थ्रू जस्ट आफ्टर, जैसे इस स्विच को हम क्लोज करते हैं उसके जस्ट आफ्टर करंट जो है बैटरी के थ्रू कितना फ्लो करेगा वो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, ठीक है। सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो ये हमारे पास क्या है L1, ये रेजिस्टेंस 1 है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 हो गई, ये L2 हो गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस 3 हो गई, ये कैपेसिटेंस है, ये ईएमएफ है, राइट। देखो टाइम 0 पे अगर बात करी जाए, एट टाइम 0 तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा R1 और R3 के अक्रॉस, ठीक है, टाइम 0 पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, ये हट गया, सिर्फ R2 को यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। तो करंट थ्रो बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच क्लोज्ड इज, क्या फॉर्मूला होता है करंट का, I इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन R2 एंड रेजिस्टेंस, यानी हम सेकंड की बात करेंगे क्योंकि इसमें तो करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आप इसको कंसीडर करोगे अब, ठीक है। तो इज इक्वल टू ईएमएफ कितना दे रखा है 18, R2 की वैल्यू 9 है, तो 9 2 सा यानी कि 2 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन था।
एक इंडक्टर 20 माइक्रो हेनरी का, एक कैपेसिटर 50 माइक्रो फेरेडे का और एक रजिस्टर 40 ओम का कनेक्टेड है सीरीज में एक ईएमएफ के सोर्स के द्वारा कितना V इज इक्वल टू 10 साइन 340t। पावर लॉस बताने इसी सर्किट में कितना होगा। ऐसा ही हम एक क्वेश्चन शायद अभी पीछे करके आए हैं, थोड़ा सा ये बड़ा है तो इसको स्पेस बनाकर सोल्व करेंगे। देखो गिवन क्या क्या दे रखा है, L इज इक्वल टू 20 माइक्रो हेनरी, कैपेसिटेंस दे रखी है 50 माइक्रो फेराडे, रेजिस्टेंस दे रखी है 40 ओम, V यानी वोल्टेज कितना 10 साइन 340t, 10 साइन 340 इंटू टी, ये हमें दे रखा है। वी आर एम एस की अगर मैं बात करूँ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 अपॉन रूट टू, यानी कि वी अपॉन रूट टू आएगा हमारे पास। ये एक्स सी यानी कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी कि 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू 340 इंटू कैपेसिटेंस की 50 इंटू 10⁻⁻�6, सोल्व करोगे तो आ जाएगा 58.8 ओम, इसका आ जाएगा किसका कैपेसिटेंस का। ठीक है, एक्सएल का सिमिलरली क्या आएगा ओमेगा एल फॉर्मूला मैंने बताया था, इसका आप सोल्व करोगे 340 इंटू एल यानी इंडक्टेंस कितनी है 20 इंटू 10⁻⁻3, आंसर आ जाएगा 6.8 ओम आफ्टर सोल्विंग। इम्पीडेंस यानी जेड का फॉर्मूला मैंने बताया था और मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है याद रखना है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, तीनों वैल्यूज आपके पास हैं, सोल्व करोगे आ जाएगा √4304 ओम, ये आ जाएगा इम्पीडेंस। ठीक है, पावर लॉस निकालना है तो पावर लॉस का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, यानी कि आई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर एम एस की वैल्यू क्या होती है वी आर एम एस अपॉन जेड का होल स्क्वायर इंटू आर। सारी वैल्यूज हमारे पास प्रेजेंट है, वी आर एम एस की वैल्यू 10√2, जेड की वैल्यू अभी निकाली है √4304 इंटू ये रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। ठीक है, का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे रूट से रूट गया, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 50 इंटू 40 अपॉन 4304, ठीक है, यानी कि 0.51 वोल्ट, ये आ गया इसका पावर लॉस का फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन इजी था पर बड़ा था, कैसे फॉर्मूले सारे आपको पता है। ठीक है, बस यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह में थोड़ा ध्यान रखना है और सीरीज का ध्यान रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा 15th का ए 0.51 वोल्ट। नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस आर ड्रॉज पावर पी, जब उसको कनेक्ट किया गया इस एसी सोर्स से यानी अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से, जब उसको कनेक्ट किया गया। ठीक है, अगर इंडक्टेंस को अब हम प्लेस कर दे सीरीज में रेजिस्टेंस के साथ, तो सच दैट इस तरीके से कि जो इंपीडेंस यानी जेड की वैल्यू है सर्किट की वो क्या हो जाए जेड बन जाए, तो पावर ड्रोन विल भी, कितनी पावर उसमें ड्रॉ होगी ये पूछा गया। देखो सिंपली याद रखोगे, प्योर रजिस्टर सर्किट के केस में पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि हम कह सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू आर। एल आर सर्किट के केस में पावर का फॉर्मूला क्या होता है P1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जेड कोस थीटा, यानी कि वी स्क्वायर जेड इंटू आर अपॉन जेड इज इक्वल टू पी आर अपॉन जेड का स्क्वायर इंटू पी इंटू आर। ठीक है, इंटू आर, यानी कि इज इक्वल टू आ गया पी इंटू आर अपॉन जेड का होल स्क्वायर। चाहो तो डायरेक्ट इसको याद रख लेना, पी इंटू आर अपॉन जेड का होल स्क्वायर ये आएगा, यानी 16th का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। चाहो तो इसको बिल्कुल ऐसे ही याद भी रख लो। एक सीरीज आर सी सर्किट जो है कनेक्टेड है एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से। कंसीडर करो दो सिचुएशन, कैसे कैसे सिचुएशन कंसीडर करनी है। एक तो पहला कि कैपेसिटर एयर फील्ड है, कैपेसिटर के अंदर एयर भरी हुई है। दूसरा कैपेसिटर जो है माइका फील्ड है, यानी कि हाफ फील्ड है। करंट रजिस्टर के थ्रू इज कितना आई और वोल्टेज जो है कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी है वी। देन हमें बताना है क्या रिलेशन होगा। देखो सीरीज आरसी सर्किट के लिए जो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है आपको पता है जेड सी इज इक्वल टू रूट आर का स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन सी ओमेगा का होल स्क्वेयर, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड सी, यानी कि वी अपॉन अभी जेड सी जो हमने निकाला है ऊपर आर स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन सी ओमेगा होल स्क्वेयर, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वी सी यानी कैपेसिटेंस की वोल्टेज इज इक्वल टू आई एक्स सी, ये हमारे पास आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये पुट करके एज इट इज इनटू में कर दोगे 1 अपॉन सी ओमेगा। सोल्व करने पर इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ए, यानी कि करेक्ट ऑप्शन ए आएगा। वी ए जो है एज इट इज चाहो तो याद रख लेना, करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास वी ए ग्रेटर देन वी भी होता है। देखो अगर हम फिल करेंगे एक डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल जैसे कि माइका को एक एयर मतलब कि इंस्टेड ऑफ एयर की बजाय, देन कैपेसिटेंस जो है हमेशा इंक्रीज होता है और जो कैपेसिटेंस की वोल्टेज है वो हमेशा कम होती है। तो इस वजह से जो वी ए है हमारे पास एयर वाला वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू
बी, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो कैपेसिटेंस बढ़ती है लेकिन वोल्टेज कम हो जाती है, इसमें कैपेसिटेंस तो कम होती है लेकिन वोल्टेज बढ़ जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए आएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोयल जो है सेल्फ इंडक्टेंस एल का कनेक्टेड है सीरीज में एक बल्ब बी के साथ और एसी सोर्स के साथ, तो ब्राइटनेस बल्ब की डिक्रीज हो जाएगी किस कंडीशन में, जो ब्राइटनेस है बल्ब की वो कम होगी। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस नहीं, एक आयरन रोड बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन। आप देखो बाय इंसर्टिंग आयरन रोड को अगर हम कोयल में इंसर्ट करते हैं तो इंडक्टेंस बढ़ती है, इंडक्टेंस बढ़ेगी तो इंपीडेंस भी बढ़ेगी, यानी जेड की वैल्यू बढ़ेगी, इंपीडेंस बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू कम होगी, और अगर करंट कम होगा तो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस भी बल्ब की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ऑन इंसर्टिंग अगर आयरन रोड को हम कोयल के अंदर इंसर्ट करेंगे तो एल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एल बढ़ेगा तो एज अ रिजल्ट जो इंपीडेंस है वो भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो करंट है वो क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि देखो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस, ये होता है अगर जेड जो है क्या हो रही है, जेड बढ़ रही है तो ये इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आई क्या होगा, आई करंट यानी कम होगा, करंट कम होगा तो ब्राइटनेस क्या होगी बल्ब की, वो भी अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में आर एल सी और एक एसी वोल्टेज सोर्स जो है ये सारे कनेक्टेड है सीरीज में, जब एल को अगर हम रिमूव कर दे सर्किट में से तो फेज डिफरेंस इनके बीच का पाई अपॉन 3 होगा, इंस्टेड सी को रिमूव कर दे तो ये होगा, पावर फैक्टर बताना है। सेम क्वेश्चन अभी हम पीछे करके आए हैं, आपको याद हो तो राइट, तो क्या क्या आया था इसका करेक्ट आंसर 1 आया था। देखो बिल्कुल याद रखो, जैसे ही आपको पावर फैक्टर पूछा गया आप कैसे फेज डिफरेंस देकर दो का, तो हमेशा आंसर 1 आता है। पीछे भी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आया था, 1 ही आया था, याद हो तो, कोस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड इज इक्वल टू 1, सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट है एक एसी वोल्टेज अप्लाइड टू, जो कि एक रेजिस्टेंस इज अप्लाइड टू रेजिस्टेंस आर और इंडक्टर एल सीरीज में, उसके ऊपर अप्लाई किया गया है एक एसी वोल्टेज को, अगर आर और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों जो है इक्वल है 3 ओम के, ठीक है, तो फेज डिफरेंस जो है अप्लाइड वोल्टेज के बीच का और करंट के बीच का सर्किट में कितना आएगा ये पूछा गया है। देखो फेज डिफरेंस फाई इज गिवन बाय, क्या होता है फेज डिफरेंस का फॉर्मूला, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू एक्स एल अपॉन आर, ये हमारे पास होता है, यानी कि एक्सएल अपॉन आर, यानी कि 3 ये हमें यहाँ पे दे रखा है, तो 3 अपॉन यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखो एक्सएल हमारे पास 3 है और ये भी कितना आएगा 3, तो 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि फाई इज इक्वल टू क्या आएगा पाई अपॉन 4, करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, ठीक है, आप डायरेक्ट भी इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है कोयल जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 3 ओम और इंडक्टिव रिएक्टेंस कितनी है 20 ओम की, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे अगर एक एसी सोर्स 200 वोल्ट का और 100 हर्ट्ज का कनेक्ट कर दे उस कोयल के अक्रॉस, तो करंट जो है कोयल में विल बी, कोयल का करंट कितना होगा, देखो ओमेगा कितना दे रखा है 50 इंटू 2 पाई, देन ओमेगा एल क्या आ जाएगा 20 पाई, ओमेगा डैश की बात करूं कितना है 100 इंटू 2 पाई, यानी कि ओमेगा डैश एल हमारे पास कितना आ जाएगा 40 पाई, पाई कह रही सॉरी 40 ओम, ठीक है ओम। करंट जो फ्लो करेगा कोयल में उसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 200 अपॉन जेड, यानी कि 200 अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वेयर, यानी कि 200 अपॉन रूट 30 का स्क्वेयर प्लस 40 का स्क्वेयर, आंसर आ जाएगा 4 एम्पियर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन सर्किट में जो रीडिंग है वोल्टमीटर की V1 V2 की वो 300 वोल्ट है, दोनों की V1 की भी V2 की भी रीडिंग जो है वोल्टमीटर V3 की और एमीटर A की रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे V3 की बतानी और A की बतानी है, रीडिंग कितनी होगी। देखो VL इज इक्वल टू VC, यहाँ पे हमें दे रखा है VL इज इक्वल टू VC कितना 300 दे रखा है, 300 रेजोनेंस यहाँ पे हो जाएगी, यानी कि जिसके तहत VR हमारे पास कितना है ये 100 दे रखा, VR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 220 है, ठीक है, VR इज इक्वल टू 220, ये याद रखनी होती है आपको, वोल्टेज जो रेजिस्टेंस की वोल्टेज होती है ना 220 ही होती है, ये याद रखना होता है आपको। करंट का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 220 अपॉन यहाँ पे करंट कितना
100, ठीक है, अपॉन 100 को ही कंसीडर करते हैं हम, तो आ जाएगा 2.2 एम्पियर, यानी V3 की रीडिंग 220 वोल्ट मीटर और रीडिंग एम्पियर की कितनी 2.2, यानी कि 220 और 2.2, करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक कंडेंसर जो है जिसकी कैपेसिटी सी है, चार्ज टू एक पोटेंशियल डिफरेंस V1 के साथ उसको चार्ज किया गया, जो प्लेट्स है कंडेंसर की, अब उसको कनेक्ट कर दिया गया किसके साथ, जो आइडियल कंडक्टर है इंडक्टेंस सेल का। करंट थ्रू इंडक्टर के थ्रू जो करंट है होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस कंडेंसर के अक्रॉस रिड्यूस कर दे हम V2, मतलब V2 पे लाकर उसको रिड्यूस कर दे, इस कितना आएगा, देखो चार्ज यानी Q इज इक्वल टू सी V1 कोस ओमेगा, ये हमारे पास होता है। अगर मैं आपको कहूँ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो आप इस फॉर्मूले को रट लो इस केस में, C इंटू V1 का होल स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन एल का होल स्क्वायर 1/2 का होल 1/2 होल स्क्वायर नहीं आएगा, ये फॉर्मूला है इसके लिए, आपको ये रट लो। वैसे बहुत बड़ा इसमें ये मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थ्योरी सी हमारे पास बनेगी, बेटर ये है कि आप इसको थोड़ा सा माइंड में याद रख लो, ठीक है, रिलेट करके कहीं कहीं से थोड़ा बहुत याद रह जाएगा, ऑप्शन देखने पर वैसे ही आपको याद आ जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पावर डेसिपेटेड एक LCR सीरीज सर्किट में जो कि कनेक्टेड है एक AC सोर्स से EMF E के, इस कितना आएगी पावर डेसिपेटेड पूछा है। देखो पावर डेसिपेटेड सीरीज LCR के सर्किट में पावर का फॉर्मूला I²R यानी इज इक्वल टू E² अपॉन Z का स्क्वायर इंटू R, ये हो जाएगा, यानी E² R अपॉन Z का क्या आएगा R का स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया, यानी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये रहा डी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल हमारे पास इतना इजी। Z का फॉर्मूला तो आप जानते हो, इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे PYQs जो हैं चैप्टर के फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, काफ़ी इजी थे वैसे। अच्छे से चैप्टर को रीड करें, इसके सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले अच्छे से रट ले, याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ख़त्म हो गया हमारा, थोड़ा बहुत मैंने आपको चैप्टर के बारे में भी नॉलेज दे दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।